नमस्कार मित्रों, रेडियो जयघोष के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी दर्शकों का और रेडियो जयघोष के सभी श्रोताओं का। मित्रों, हम सभी सिनेमा ज़रूर देखते हैं और आजकल तो स्क्रीन पर सभी लोग बहुत ज़्यादा समय देते हैं, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म हो, चाहे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हो, चाहे सिनेमा घरों की बात हो। सिनेमा हम जब देखते हैं तो हमारे मन में लगता है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं ये सत्य हो रही हैं या ऐसा हुआ होगा, हालांकि हम ये जानते हैं कि ये सिनेमा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने सिनेमा की बातें शुरू क्यों की। मित्रों, जब एक फिल्म बनती है तो उस फिल्म के पीछे बहुत सी बातें होती हैं। स्टोरी लाइन होती है, फिल्म के संवाद होते हैं, स्क्रीन प्ले होता है, म्यूज़िक होता है, डांस होता है, सस्पेंस होता है, एडिटिंग होती है और उसके पोस्ट प्रोडक्शन के बहुत सारे वर्क होते हैं और इतने सारे उसके आयाम हैं, तब जाकर के एक सिनेमा, एक फिल्म हमें जो 1.5-2 घंटे 3 घंटे की देखने को मिलती है तब वो आती है। और फिल्म को भी बनाने के बाद उसे रिलीज़ करना, उसे सिनेमा तक पहुंचाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज हम इस चर्चा में जो हमने ये बात छेड़ी है, इसमें हम बात करने के लिए जुड़े हुए हैं एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी, एक सेल्फ मेड इंसान और जिन्होंने नीचे से शुरू करते हुए ऊपर तक का सफ़र शुरू किया है और उस सफ़र को अभी आगे और भी जारी रखना है। फिल्म मेकिंग का जो एक सब्जेक्ट है, एक विषय है, वो अपने आप में बहुत गूढ़ है। कितना गूढ़ है, इसे ही जानने के लिए हम अपने बीच में आज स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी के रेडियो जयघोष के स्टूडियो में श्री अरविंद पांडे जी को, जो कि फिल्म मेकर हैं, निर्देशक हैं, खुद एक कवि हृदय हैं, राइटर भी हैं और बहुत सारे आयाम आपके भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है अरविंद भाई आपका हमारे इस जयघोष के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। तो अरविंद भैया, यहाँ से हम बातें शुरू करते हैं कि सिनेमा आपके नज़र में क्या है और जब आपने इसकी बारीकियाँ शुरू की, सीखनी, समझनी, तो आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े? देखिए, सिनेमा अगर हम संधि विच्छेद करें इस शब्द का तो इसमें माँ भी आता है। तो यानी जिस माँ का मतलब है जितने भी आपकी संवेदनाएं हैं उसका सबसे बड़ा शोध, संवेदनाओं का स्रोत। यस, यानी उससे बड़ी संवेदना कोई नहीं है। कहते नहीं, माँ लिख दिया तो सबसे बड़ी कविता हो गई, माँ लिख दिया तो सबसे बड़ा नॉवेल हो गया, माँ लिख दिया तो सबसे बड़ी कहानी हो गई। तो ऐसे सिनेमा के साथ भी माँ का इमोशन, यानी एक ऐसी चीज जो आप सिने का मतलब हुआ स्क्रीन पर देखते हैं, जो फुलफिल ऑफ इमोशन होता है, शायद वही सिनेमा है। अब आजकल नया परिपाटी बना हुआ है, चूंकि सिनेमा भी अब हिंदी के वर्ड में ही यूज़ होता है। चलचित्र तो लोग कहना छोड़ दिए हैं और अब कहते भी हैं कि सिनेमा सबकी माँ। तो उसमें एक शब्द जुड़ गया, सिनेमा। तो ये इसमें क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं जब आप एक फिल्म का कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं? देखिए, बहुत बेसिक आपने अच्छी बात कही कि सबसे जो पहली कड़ी है किसी फिल्म को एक बड़े शेप तक ले जाने में, वो सबसे पहला होता है कंसेप्ट। यानी आपने सोचा कि आपको रोमांटिक फिल्म बनानी है, फिर आप आते हैं स्टोरी पर, यानी वो रोमांटिक फिल्म कैसी होगी, लैला मजनू की होगी, आज के कल्चर के हिसाब से होगी, या कुछ ओरिजिनल कंटेंट होगा, किसी का अडॉप्टेशन होगा। फिर उसके बाद आता है उसका डेवलपमेंट, यानी उसका थोड़ा और विस्तार करते हैं उसको, फिर स्क्रीन प्ले लिखा जाता है, फिर उसके बाद डायलॉग्स लिखे जाते हैं, फिर संवाद क्या बोलेंगे। तो यानी जो शूट पे जाने से पहले ही बहुत एक लंबा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और जो फाइनल एक स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है, जिसको हम बाउंड स्क्रिप्ट कहते हैं, यानी जिसमें स्टोरी है, डायलॉग्स है, स्क्रीन प्ले है और सॉन्ग्स भी जहाँ पे नीडेड है वो सॉन्ग्स हैं। तो जब ये हो जाता है तब हम आते हैं कास्टिंग पे, फिर उसके बाद लोकेशन रखी पे, फिर उसके बाद बाकी जो HOD टीम होती है उनकी सर्चिंग शुरू होती है। तो यानी 2-3 महीना कम से कम जाता है हमारा प्री में। उसके बाद सारा कुछ लाइनअप करने के बाद हम ये तय करते हैं कि फला तारीख से हम शूट पे जाएंगे। जो भी उसके एसेसरीज हैं, जो भी उसके रिक्वायरमेंट इक्विपमेंट्स हैं, वो आप उसको बुक करते हैं। जैसे हमने अपनी फिल्म में ये सोचा था कि हम बर्फ़ के साथ शूट करेंगे, हमें स्नोफॉल चाहिए था फिल्म में, चूँकि रोमांस जो है वो अगर स्नोफॉल के साथ हो तो उसकी खूबसूरती, उसकी जो उसकी जहनियत बहुत बढ़ जाती है। तो बहुत सारी जगहों पे हमने रैकी किया और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम शिमला के आसपास कहीं जाके शूट करेंगे और उस मौसम में शूट करेंगे जब स्नोफॉल खूब ज़बरदस्त हो रहा हो। तो हमने 15 जनवरी से लेकर और 8 फरवरी तक का शूट शिमला के आसपास रखा और वहाँ पे उस वक्त बहुत ज़बरदस्त स्नोफॉल हुआ। ये समझिए कि 4-4, 5-5 फीट बर्फ़ गिरी हुई थी
और जो लोकेशन हमने देखी वो मेन शहर से 40 किलोमीटर दूर था। अच्छा। हाँ, एक रिमोट एरिया था और जहाँ पे स्नोफॉल के बाद 11 बजे तक आप जा नहीं सकते क्योंकि रास्ते ब्लॉक हो जाते थे। तो बहुत हेक्टिक था, लेकिन हमें ये था कि नहीं, हमारा जो रोमांस है वो इसी स्नोफॉल और इसी में पनपेगा। हाँ, इसी में पनपेगा और इसकी गर्माहट स्नो के बीच में नजर आनी चाहिए। क्या बात है मित्रों, जैसे कि हमने किसी डायरेक्टर की बात सुनी थी कि वहाँ पर अनिल कपूर जी थे और एक और जानी मानी हीरोइन थी और वो फिल्म शायद कहीं स्विट्ज़रलैंड में शूट हो रही थी और उसमें हीरोइन के कपड़े जो थे वो बड़े उस वातावरण के हिसाब से कम थे और वो बहुत भारी भरकम पहने थे, तो फिल्म में तो कहीं नहीं दिखा। लेकिन हकीकत में जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा ये बड़ा मुश्किल था कि अनिल जी इतना सारा पहने हुए थे और हम इतने हल्के वस्त्रों में वहाँ पर शूटिंग कर रहे, तो इस तरह की बर्फ थी कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। ये हमारे साथ भी हुआ क्योंकि हमारी जो हीरोइन थी मालती, उसको हमने गाना शूट करना था कुफरी में। कुफरी जो है वो शिमला का सबसे टॉप एरिया है और वहाँ पे जाने के लिए भी बड़ा मुश्किल जद्दोजहद करनी पड़ती है। और वहाँ जो हवा चल रही थी ऐसा लगता था बाढ़ लग रही है, तीर चुभ रहे बॉडी में। हम लोग तो खूब लबादे से इनर जैकेट बहुत सारा चीज़, और उसको बेचारी को साड़ी में डांस करना था। तो ये कमाल ये था कि साड़ी में एक्सप्रेशन देना कितना मुश्किल है जब ठंड लग रही हो, जब ठंड लग रही हो तो ये तो चेहरे पर ये टफ जॉब है, नो डाउट। ये चैलेंजेस आते हैं। और हम लोगों के साथ देखिए, हम लोग हमेशा HOD टीम यानी जो मेन होते हैं उनको तो याद रखते हैं, हम आर्टिस्ट को याद रखते हैं, लेकिन उनको याद नहीं रखते जो स्नोफॉल के बीच में खड़े होकर लाइट पे खड़ा होता है, जो लाइटमैन है, जो स्पॉट दादा है, जो बेचारे, हम लोग तो 8 घंटे 10 घंटे काम करते हैं मॉनिटर पर। डायरेक्टर का काम है मॉनिटर पर बैठ के चीज़ों को देखना और ओके करना, लेकिन वो बेचारा उसको एग्जीक्यूट करता है। इतने बजे चाहिए तो हमसे 2 घंटे पहले जगना और हमसे 2 घंटे बाद तक जगे रहना, काम करना, मतलब सैल्यूट उन लोगों को जाता है। मैं बार बार कहता हूँ कि जिनको कोई याद नहीं रखता एक्चुअली वही हकदार होते हैं। हम लोग तो बहुत सारी चीज़ों से, सुविधाओं से मिलती रहती है, हमें दोनों तरफ हीटर लगे होते हैं और हम उसके बीच में शॉट ले रहे होते हैं, मज़ा आता है। लेकिन वो बेचारे जो इन सब से बहुत दूर होते हैं, ये कंडीशन थी JP भाई की शूज़ के पहनने के बाद भी सॉक्स गीले हो जाते थे क्योंकि आपका पूरा पैर घुस जाता था नीचे। तो किसी ने बताया सर ऐसे नहीं होगा, ये आपको पॉलीथीन लगाने पड़ेंगे। हाँ, जो मोजे के ऊपर पॉलीथीन पहनना पड़ता था और फिर बूट पहनते थे, फिर हम जाके शूट करते थे क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड बजट था। हम बड़े बैनर नहीं है कि हमारे पास लॉट्स ऑफ मनी है, लॉट्स ऑफ डेज है, कुछ भी पड़ जाए। एक नए प्रोड्यूसर के लिए, एक नए डायरेक्टर के लिए, एक नए क्रू मेंबर्स के साथ कम संसाधन में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मुझे लगता है कि जीवन का जो पहला चरण था मेरा, जब हमने लाइट कभी देखी रही होगी, क्लैप कभी देखा रहा होगा, वहाँ से लेकर लगभग 22 साल की जर्नी जो यहाँ तक हमने तय करी, उसमें जो हमने सीखा कि सनगन से भी हम पैची लाइट, ड्रामेटिक लाइट कैसे कर सकते हैं, उसने बड़ा काम किया। अच्छा। तो जीवन का जो संघर्ष है वो अगर आप उसको ऑब्जर्व करना सीख लेंगे तो दुनिया का कोई भी क्रिएशन आपके लिए मुश्किल नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा जो क्रिएशन है और सबसे बड़ा जो विद्यालय है वो आपका जीवन है। वही NSD है आपके लिए, वही FTI है आपके लिए, वही BNA है। दुनिया का उससे बड़ा इंस्टीट्यूशन और कोई नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, अभी मेरा एक इंटरव्यू था तो किसी ने पूछा कहाँ से सीखा है आपने, तो मैंने उसका नाम दे दिया क्योंकि नाम देने से थोड़ा सा भौकाल समझते ना, भौकाल बनने लगता है। तो मैंने कहा LIFE इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से मैंने कोर्स किया है। तो बोले ये कहाँ पे है? हमने कहा ये हर घर में होता है। बोले मतलब? हमने कहा LIFE ड्रामेटिक इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामेटिक आर्ट मतलब वो है लाइफ, जिंदगी की रंगमंच से सीखा है, जिंदगी के पन्नों से सीखा। हाँ, और हमने कहा हमारे जो कॉलेज से, हमारे जो इंस्टीट्यूशन से सबसे ज्यादा लोग वहीं से निकले। चार्ली चैपलिन वहाँ से, अमिताभ बच्चन वहाँ से, दिलीप कुमार साहब वहाँ से, राज कपूर साहब, ये लोग ये क्या है जिन्होंने NSD बनाया वो भी वहीं से पास आउट है हमारे इंस्टीट्यूट से भाई। जिन्होंने FTI बनाया वो भी वहीं से पास आउट, जिसने पहली फिल्म बनाई उसने वो भी यहीं से पास आउट। यानी जीवन एक बहुत बड़ा रंगमंच है और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम उस गांव से हैं JP भाई, मेरी जो पैदाइश है वो अयोध्या की है। अच्छा। अयोध्या से 40 किलोमीटर दूर जी सुल्तानपुर रोड पे एक छोटा सा गांव है नुआमा बेदरा। अच्छा। वहाँ की बिल्कुल ठेठ देहाती मिट्टी से मैं जन्म हुआ है मेरा। नदिया के पार के गाने सुनकर हम लोग बड़े हुए सीखे समझे। खोपू में बजता था, शोले के डायलॉग बजते थे। तो कभी सोचा नहीं था कि सिनेमा बनाएंगे, कभी सोचा नहीं था कविता लिखेंगे, लेकिन शुरुआत कविता लिखने से। और फिर आप लोग तो बहुत पुराने हमारे अजीज मित्रों में से रहे, आप और सुस्मित, तो हम लोगों ने वो शुरुआती दौर देखा है कैसे हम लोग प्रोग्राम बनाते थे, याद हो CMS में। देखिए, इन्होंने राज का पर्दाफाश किया है कि हम लोग एक पुराने मित्र हैं और पुरानी जान पहचान एक सिलसिला है।
आप फिल्म मेकिंग में इतना ज़्यादा इन्होंने मेहनत की और ख़ुद मुख्तार होकर के ज़िंदगी के से जो कुछ भी नसीहतें लेते हुए इतना बड़ा काम किया कि इनकी अभी एक हालिया रिलीज़ फिल्म है जिसे हम इश्क पश्मीना के नाम से जानते हैं, और पूरे भारत में उसे 300 से अधिक सिनेमाघर मिले हुए थे। और ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था कि एक फिल्म बनाओ और फिल्म को रिलीज़ कर दो, और इतने सारे सिनेमाघर में, और भी पूरे हिंदुस्तान के, और आप उसके डायरेक्शन में थे, है ना? राइटर और डायरेक्टर की दोनों की जिम्मेदारी आपने निभाई। कुछ इस फिल्म के बारे में बताएं, जैसे अभी जो जिक्र आपने किया वो उसी फिल्म के सीन्स के ही थे, तो अब उसके बारे में, इश्क पश्मीना के बारे में कुछ खुल करके बताएं कि कहाँ से ये ख्याल आया, और फिर इसका ये टाइटल क्यों इश्क पश्मीना क्यों पड़ा? चूंकि पश्मीना एक प्रकार का वस्त्र का प्रकार होता है जो कि खास प्रकार की भेड़ों से मिलता है कश्मीर में। बिल्कुल। और देखिए, ये मुझे ऐसा लगता है कि रोमांस जो है वो दुनिया की सबसे बड़ा इमोशन है जो हर आदमी को कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है जी। प्यार करना ना करना, प्यार हासिल होना ना होना, ये आपकी डेस्टिनी, आपका अपना जीवन हो सकता है, लेकिन एक प्यारी चीज को देखने की कुव्वत, एक मंशा हर आदमी में होती है। तो प्यार जहाँ पे होगा वहाँ पे इमोशन होगा, वहाँ पे चीजें बनेंगी। तो मेरा ये था कि जब भी मैं फिल्म करूंगा तो लीक से हटकर हमारा सिनेमा होगा, इसीलिए हमारी कहानी आजकल के जो सिनेमाई कहानियां हैं उससे अलग है। आप हमारी कहानी में कहीं कोई गाली नहीं पाएंगे, कहीं कोई ऐसा सीन नहीं पाएंगे जो आप फैमिली के साथ या अपनी वाइफ के साथ भी देखना नागवार लगे आपको। तो एक साफ सुथरा सिनेमा देने का मन था। और रोमांस का मतलब ये नहीं है कि हम दो होकर एक होना चाहें। रोमांस का इस फिल्म के जरिए जो हमारा मकसद था कि जहां पर एक दूसरे को पाने की कोई उम्मीद ही ना हो, खोने की उम्मीद हो। हासिल करना प्यार का हासिल मकसद नहीं होना चाहिए। राधा और कृष्ण जब मिले तो राधे कृष्ण हुआ, कृष्ण राधा नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात तो है। मेरे और एक चीज और भी जोड़ेंगे कि देखिए, अगर उनका विवाह रुक्मिणी जी से हुआ तो कोई रुक्मिणी कृष्ण कह के भजता नहीं है। अमर तो प्रेम ही है, और इसीलिए उन्हें राधा कृष्ण ही कहा गया। तो प्राप्त तो वही था जो अप्राप्त है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल सही बात है। तो वही है प्यार। एक डायलॉग भी है हमारी फिल्म का कि जो शब्दों में बयां हो जाए वो प्यार क्या, जो शब्दों से परे है, जो बयानगी से परे है, वो प्यार है। और प्यार हासिल कर लेने का नाम नहीं, प्यार एक दूसरे में खो जाने का नाम है। खो जाने का नाम। तो इसीलिए फिल्म पश्मीना, इसलिए पश्मीना का मतलब सॉफ्टनेस से है। कश्मीर की एक खास प्रजाति से के ऊन से बनती है वो शॉल। उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत होती है। अगर आपके पर बाबा के पास होगी तो आज भी वो जिंदा, उसकी वार्मथ भी बहुत होती है, और बहुत गर्मी होती है उसमें, और इतनी पतली होती है, ऐसा कहते हैं कि आप अपने रिंग फिंगर के बीच से उसको निकाल सकते हैं। यानी इतना पतला, इतना महीन, फिर भी इतनी गर्माहट। क्यों? क्योंकि बहुत प्योर है, बहुत प्योर है। yes. तो इश्क पश्मीना, इश्क पश्मीना यानी बहुत प्योर लव। क्या प्योरिटी कैसे? जिसमें सॉफ्टनेस है, जिसमें एहसास है, जिसमें सादगी है। उस सॉल में बड़ी बनावट नहीं होती, उसमें बहुत डिजाइन कलाकारी नहीं होती, बड़ी सिंपल लगती है, लेकिन वो यूजफुल बहुत है, उसमें गर्माहट बहुत है। तो ये टाइटल बहुत पसंद किया लोगों ने। एक्चुअली इसका नाम हमने रखा था पश्मीना इश्क, लेकिन वो मिला नहीं, टाइटल रजिस्ट्रेशन में नहीं मिला, तो हमने इश्क पश्मीना कर दिया इसको। तो ये एक प्योर रोमांटिक कहानी है। जिन्होंने देखी उनको पता होगा कि ये बिना देखे हुए प्यार है। जो लड़का है वो ब्लाइंड है, और जो लड़की है वो अपनी आवाज से अपने अच्छा। तो एक अलग टाइप की कहानी है। हमें अच्छा ये लगा कि किसी साहब ने लिखा था इस फिल्म के बारे में कि जहाँ पर भारी भरकम सेट, भारी भरकम आर्टिस्ट, भारी भरकम 200-400 क्राउड के साथ फिल्में आ रही हैं, वहाँ पर 4 कैरेक्टर्स के साथ इस आदमी ने 2 घंटे सिनेमा हॉल में लोगों को रोके रखा। इसका अचीवमेंट यही है, वो भी नए आर्टिस्ट के साथ। अच्छा, आपके सारे आर्टिस्ट बिल्कुल नए थे? नहीं, सिर्फ लीड वाले जो थे, लीड वाले नए थे। भाविन भानुशाली, उसने अजय देवगन जी की दे दे प्यार दे में उसका बेटा बना था। अच्छा। और मालती चहर जो क्रिकेटर दीपक चहर है उसकी बहन है, मिस फेमिना, मिस इंडिया भी रही है वो। इसके अलावा एक फिल्म पहले कर चुकी है सेकंड लीड में, बट एज अ लीड इन दोनों की पहली फिल्म थी। पहली फिल्म थी। हाँ। तो कहने का मतलब इसका भी श्रेय आपको जाता है कि अगर वो भविष्य में सिनेमा में जाते हैं तो डेब्यू आपके साथ उन्होंने किया। हाँ, ईश्वर की कृपा रही होगी कुछ। इसके अलावा ब्रजेंद्र काला जी थे, बहुत नोन फेस है, बहुत नोन फेस है ब्रजेंद्र काला जी। जरीना बहाब जी थी, वो भी बहुत नोन आर्टिस्ट है, वेरी वेरी नोन। कायनात अरोड़ा थी इसमें, लखनऊ के बहुत सारे आर्टिस्ट थे इसमें, सुनील यश चौरसिया थे इसमें, विजय मिश्रा जी थे इसमें, और अर्पित मिश्रा थे, बहुत सारे लोकल आर्टिस्ट भी लिए थे। तो ये एक प्योर रोमांटिक कहानी थी जिसमें जब आप फिल्म देखते हैं
तो ये लगता है कि प्यार एहसास का नाम है, प्यार चीखम चिल्ली का नाम नहीं। और अच्छी बात ये रही कि इसके म्यूजिक को लोगों ने बहुत पसंद किया, इसके क्राफ्ट को लोगों ने पसंद किया, और सबसे अच्छी बात ये रही लोगों ने कहा कि ये पॉज का सिनेमा है, जो आपको थोड़ी देर के लिए शांत कर देता है। अदरवाइज तो आजकल सिनेमा एग्रेसिव हो गया है। आजकल सिनेमा जो है एग्रेसिव हो गया है, आपको अजीब से ख्याल से पुरखम कर देता है। हाँ, ऐसा लगता है कि बस यहाँ से निकलेंगे और आप तूफान मचा देंगे। तो अरविंद भाई के अभी जो आपने फिल्म सुनी इश्क पश्मीना, अगर मौका मिले तो उसे ज़रूर देखिए, एक नया ख्याल है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश का एक ऐसा बालक कहें और एक ऐसा डायरेक्टर कहें जिसने अपनी मेहनत के साथ फिल्म बनाई और उसे सिनेमा तक पहुंचाया। हमारे इस बात को जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, शायद बहुत वो लोग समझते हैं बेहतर तरीके से कि फिल्म बना के डिब्बे में बहुतों की पड़ी रहती है, सिनेमा हॉल तक पहुंचाने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। अरविंद भाई बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बताऊँ, मेरे प्रोड्यूसर साहब सूरज सूर्य मिश्रा जी जब फिल्म बन गई और जब हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास मीटिंग्स करने लगे, तो ऐसा एक समय ऐसा आया कि लगा यार कितना बड़ा गुनाह कर लिया फिल्म बना के। इतना गाड़ी कमाई लगाई, इतने महीने खर्च किए, इतना इमोशनली उसको बिल्डअप किया। मैं बार बार कहता हूँ फिल्म जो है वो प्रोड्यूसर के लिए बेटे की तरह होती है, बच्चे की तरह होती है। सही बात है। प्रोड्यूसर उसका पिता होता है और डायरेक्टर उसकी माँ होती है। सही बात है। दोनों के समन्वय से एक नई चीज जन्मती है। इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होता है, वो हमेशा उसके इनर चीज़ों के बारे में सोचता है। प्रोड्यूसर जो है उसके आउटर्स के बारे में सोचता है। तो ऐसे में फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के जो कमेंट्स आ रहे थे, उनकी जो बातें हो रही थी, ऐसा लग रहा था यार बहुत बड़ा गुनाह किया है, नए आर्टिस्ट के साथ कौन खरीदेगा, ये है वो है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन हमें भी ये था कि भाई हमें गिव अप नहीं करना है, हमें इसको थिएटर तक पहुंचाना है। और उनकी भी जिद और हमारी भी जिद फिर लोगों को पसंद आई। और अच्छा, एक बात बताइए अरविंद भाई कि क्या लगता है आपको कि जब दुनिया में इतने बड़े बड़े नामी प्रोड्यूसर डायरेक्टर मौजूद हैं और उनका एक अपना, जैसा कि सिनेमा का एक अपना माहौल है, वहाँ पर जब एक कोई व्यक्ति बिल्कुल अलग करता है और वो उनके उस एरिया के बाहर के भी होता है, तो वो लोग जल्दी स्वीकार करते नहीं हैं बिल्कुल कि कोई चीज़ ऐसी डाइजेस्ट हो कि कोई दूसरा व्यक्ति बाहर का आकर के सिनेमा बना करके ऐसा करता है। इवन यहाँ तक कि भी होता है कि अगर हम बॉलीवुड फिल्म की बात करें और फिर साउथ का कोई बना देता है तो उसमें भी दिक्कतें आ जाती हैं। तो आप तो बिल्कुल यूपी के एकदम सेल्फ मेड व्यक्ति। देखिए, बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा ब्रेन कंट्रीब्यूशन अगर किसी प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश है। ये तो सच बात है। जितने राइटर है, जितने लिरिसिस्ट हैं, जितने क्रिएटिव पर्सन्स हैं, वो यूपी से बिलोंग करते हैं। और जितने महारथी हैं, तो कंट्रीब्यूशन तो बहुत ज़्यादा है। और अगर लैंग्वेज की बात करें तो सेंट्रल यूपी, लखनऊ के आसपास की जबानें सबसे ज़्यादा वहाँ पे वही लोग अच्छा कर रहे हैं जो यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं लखनऊ से, मेरी कर्मभूमि लखनऊ रही है। मैं 85 से लखनऊ में रहा हूँ। मेरी सारी स्कूलिंग, कॉलेज, मैंने यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया, फिर एमए किया, फिर मास कॉम किया। तो और शुरू का मेरा सारा स्ट्रगल दूरदर्शन, मेरी पहली पाठशाला जो है आकाशवाणी और दूरदर्शन है। यहाँ के रंगमंच है, यहाँ के थिएटर है। तो लखनऊ की गलियाँ हमारे लिए उस टीचर्स की तरह है जो हर मोड़ पर कुछ न कुछ सिखाती रही है। अच्छा, अभी एक जो फिल्म बना ली तो इसके बाद आपका उत्साह कैसा है? क्योंकि बहुत अच्छा इसका रिस्पांस रहा है और तो इससे ये भी लगता है कि इस उत्साह के बाद आप निकट भविष्य में कुछ और करने के लिए प्रेरित होंगे। मेरे पास ऑफर 2-3 है, लेकिन मैं थोड़ा सा सेलेक्टिव हो गया हूँ क्योंकि मुझे भीड़ का हिस्सा बनना पसंद नहीं है। आप मेरे नेचर को शुरू से जानते रहे हैं कि मैं थोड़ा अलग किस्म का आदमी रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ अलग करूँगा। अभी 2 चीज़ों पे काम चल रहा है, वो दोनों कहानियाँ बिल्कुल अलग है, शायद कभी नहीं कही गई। क्या वो रोमांस से रिलेटेड है? रोमांस नहीं, बिल्कुल कंट्रास्ट है। बिल्कुल कंट्रास्ट। हाँ, जो अभी हमने दिया उससे बिल्कुल कंट्रास्ट है। तो वो अगर ईश्वर की कृपा हुई तो बहुत जल्द आप लोगों के बीच में होगा। और ये चूंकि मैं लिरिसिस्ट रहा हूँ शुरू से, शायरी मेरे खून में दौड़ती है, तो इसलिए मेरी कोशिश पहले भी रही है कि मेरे फिल्म के संवाद बहुत अलग होने चाहिए, मेरे फिल्म के गाने बहुत अलग होने चाहिए। और कमाल ये रहा कि जी ने हमारा म्यूजिक रिलीज किया 5 गाने फिल्म में, और सबने कहा कि पिछले 10 सालों में सबसे अच्छा अगर म्यूजिक एल्बम किसी फिल्म का है तो इश्क पश्मीना का है, क्योंकि सारे के सारे गाने बिल्कुल अलग हैं। क्या बात है। लेकिन एक बहुत बड़ी राजनीति होती है बॉलीवुड में, जिसका शिकार
हम जैसे हर नए को होना पड़ता है। अच्छा, वो आप कह लीजिए शिकार कह लीजिए या परीक्षा कह लीजिए। अगर परीक्षा कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं, हम ये मानते हैं ना कि जैसे कि मुंबई है एक बॉलीवुड का स्थान, और अक्सर लोग एक एग्जांपल देते हैं कि समंदर पहले चीज़ों को ढकेल के किनारे ले आता है, लेकिन जब समाहित कर लेता है तो फिर समा भी लेता है। बिल्कुल सी बात है। तो वैसे ही मुझे अच्छा लगा कि मैं जहाँ भी अभी बॉम्बे में किसी से मेरी मीटिंग होती है तो कहते हैं इश्क पश्मीना वो, तो उनको पता है मेरी फिल्म के बारे में। ये अच्छी बात है। मैंने नहीं, बड़ी तारीफ सुनी उसकी, IMDb पे रेटिंग बहुत अच्छी है उसकी, बहुत क्रिटिकली एक्लेम करी गई फिल्म आपकी। तो मैंने कहा मेरी पहली फिल्म, मैं ककहरा सीख रहा हूँ अभी, जिंदगी के ककहरे के साथ साथ फिल्म मेकिंग का ककहरा सीख रहा हूँ। अगर लोगों को कुछ छू रही है तो बस मेरा अचीवमेंट है। अच्छा, इसमें आपका कोई गॉडफादर भी रहा है? हालांकि आपने बताया कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें, दूरदर्शन, आकाशवाणी, रंगमंच, यही आपके पाठशाला रहे हैं, लेकिन एक फिजिकल अगर हम किसी प्रेजेंस की बात करें जिसका वरद हस्त आपके साथ रहा हो या मार्गदर्शन रहा हो, ऐसा कोई व्यक्ति? देखिए, मैं तो मतलब ये इस मामले में मैं दुर्भाग्यशाली कहूँगा अपने आप को कि मेरे ख़ानदान में किसी ने कविता का नहीं कहा। अच्छा। और मैं 8वीं क्लास से कविता कर रहा था। अच्छा। तो ना कविता में, ना गीतों में, ना शायरी में एक डर कह लीजिए कि किसी बड़े की संगत में नहीं आ पाए। और उसके बाद ज़िंदगी का जो जद्दोजहद होती है ना कि कुछ कमाना है क्योंकि घर चलाना है, वो 2003 से मेरे साथ लगा हुआ है। अच्छा। लेकिन ईश्वरीय कृपा कही है कि 2003 में मैं फीचर फिल्म कर रहा था। पहली फीचर फिल्म मैंने साइन करी थी 2003 में, बीइंग ए राइटर डायरेक्टर। अच्छा। लेकिन वो फिल्म नहीं बनी, उसके गाने रिकॉर्ड हुए, फिर नहीं बनी। फिर 2015 में मैंने साइन करी दूसरी फिल्म, वो भी कुछ ऐसा इत्तेफाक रहा कि नहीं हो पाया। तो ये जो समंदर थपेड़े देता है ना, ये 3-4 बार दे चुका है और उसने बिल्कुल किनारे कर दिया। ऐसा लगा कि हम उसके लिए त्याज्य हो गए। इस पार के लहरों ने उस पार कर दिया। तो वैसा रहा। लेकिन और मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि यार भगवान को आप इतना मानते हो, लेकिन भगवान बड़ी परीक्षा ले रहा है आपकी। तो मैंने कहा वो देखना चाहता है कि मेरा सबसे अच्छा स्टूडेंट कितनी ताकत को झेल सकता है। क्या बात है। कितने विरोधाभास को झेल सकता है। निश्चित तौर पर उसने हमें नदी का किनारा नहीं बनना रखा है मेरे कर्म में, मेरी किस्मत में उसने नदी का किनारा बनाना नहीं लिखा है। उसने समंदर का किनारा बनाने के लिए मुझे शायद तैयार कर रहा है वो। तो इसलिए वो जोर जोर से थपड़े मारता है कि कितना मजबूत हुआ है अभी, कितना मजबूत हुआ है। बिल्कुल। और जब बिल्कुल, और उन्हीं चीज़ों को झेल जाना ही ज़िंदगी यही तो सिखाती है कि मजबूत बनिए, क्योंकि कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, तो लहरों से तो हमें डरना ही नहीं है, वरना नौका पार नहीं लगेगी। इन फ्यूचर आपको क्या लगता है कि हमें किस तरह की फिल्में बनानी चाहिए? एक तो जो चीज़ें अभी मिल रही हैं और उसमें भी आप सेलेक्टिव हैं कि हम ऐसा करेंगे, क्या ऐसा है जो आगे चल के आप बनाना चाहेंगे जब आप एक पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो जाएंगे और स्वीकार कर लेगा आपको बॉलीवुड? तब मैं बॉलीवुड ने स्वीकार किया है, मैं नहीं किया तो है, बिल्कुल निश्चित तौर पे किया, क्योंकि इश्क पश्मीना को बहुत रिकॉग्नाइज किया गया है। लेकिन एक वो जो बात होती है ना कि एक जो लॉबी है, एक बहुत बड़ा वो है कि बड़े बड़े नाम हैं, और उसी नाम के साथ आपका भी ईश्वर करे वो नाम हो, और हुआ, निश्चित तौर पे हुआ, हम तो यही मानते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि लखनऊ के एक ऐसे व्यक्ति का नाम फिल्म मेकिंग में है जिसने सच में बड़े लोगों के साथ काम किया, बहुत अच्छा बनाया। जी ने अच्छी रेटिंग दी, अच्छे कमेंट्स दिए, IMDb ने अच्छे कमेंट्स रेटिंग दिए, तो आपके अंदर वो चीज़ें हैं। लेकिन ये परीक्षाएं ख़त्म हो जाएं। नहीं, जीवन का अंतिम चरण जो है परीक्षाओं से भरा हुआ होता है। आपको हर डायरेक्टर की हर फिल्म एक नया परीक्षा होती है। उसको लगता है कि इसमें पास होंगे कि नहीं होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि परीक्षा मुझे ईश्वर मेरे जीवन के अंतिम चरण तक मुझसे लेता रहे, प्रश्न पत्र देता रहे। और मैं बार बार डरता हूँ अपने नए काम से कि पता नहीं ये काम कैसा होगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। वो डर आपको हमेशा अच्छा बनाता है। बिल्कुल। और बार बार ये लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, ईश्वर की कृपा होगी तो अच्छा हो जाएगा। और आपकी ईमानदारी, आपकी ऑनेस्टी, आपका डेडिकेशन ही आपसे अच्छा कराता है। वरना हमसे काबिल तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन गालिब होना हर आदमी की किस्मत में नहीं शामिल होता। आप लिखते भी अच्छा हैं। मैं चाहूँगा कि कभी अगर मौका मिले तो हम आपसे सुने भी, और ये भी चाहेंगे कि हमारे जो और भी दूसरे कार्यक्रम हैं कभी उसमें सुस्मित जी आपको ऐसे कभी आमंत्रित करें तो सुना जाए। फिलहाल 2-4 लाइनें, चूँकि इतनी बात हुई है तो 1-2 लाइनें कुछ आप अपनी भी सुनाएं। और उसके गीत कैसे थे? वो गीत भी किसके लिखे हुए हैं? आप ही के? नहीं, 5 गीत थे एक्चुअली। मैं अपने आप को थोपना पसंद नहीं करता हूँ। तो जब स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स वगैरह हो रहा था, तो हमारे एक मित्र हैं श्याम बलकार, वो पंजाबी फिल्मों के बहुत अच्छे राइटर और म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और हम सब ने उनके गाने सुनकर अपनी बहुत सारी शामें, बहुत सारी रातें यादगार बनाई हैं। हंसराज हंस के सबसे बड़े हिट एल्बम में से उन्हीं के लिखे
गाने हैं लेकिन उनसे नाम से हम लोग कम वाकिफ़ है। मेरे बड़े अजीज मित्र रहे हैं वो, हमारे साथ उन्होंने पहले भी काम किया 1-2 शॉर्ट फिल्मों में। तो मैंने जब ये फिल्म मेरे हाथ में आई तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने वादा था, मैं थोड़ा कमिटेड आदमी रहा हूँ, अगर मैं किसी से कोई कमिट करता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि पूरा हो। तो जब ये ईश्वर ने मुझे ये सौभाग्य दिया तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपनी फ़िल्म में कुछ गाने आपसे कराऊंगा। तो 3 गाने उन्होंने किए हैं, वो लिखते भी बहुत अच्छा हैं और म्यूज़िक डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं। 3 गाने फिल्म के उन्होंने किए हैं। 2 गाने जो हैं लखनऊ का ही एक म्यूज़िक डायरेक्टर है, मेरे छोटे भाई जैसा, शाश्वत प्रखर भारद्वाज, 2 गाने उन्होंने किए हैं। जो गाने प्रखर ने किए हैं वो लिखे मैंने, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसा था कि कुछ और बन नहीं रहा था। तो फाइनली प्रोड्यूसर साहब ने कहा यार आप क्यों नहीं लिख रहे हो? मैंने कहा अब नहीं हो रहा तो मुझे लिखना पड़ेगा, नहीं तो मैं चाह रहा था कि कोई और राइटर आए, इसी बहाने किसी को मौका मिले। तो जो सबसे हिट गाना है फिल्म का, दिल तेरे प्यार में जोगी हो गया, वो गाना मेरा ही लिखा है। और इसके अलावा जो लखनऊ में हमने शूट किया है आशिकी, वो भी गाना मेरा लिखा है। इसके अलावा 3 गाने। इससे क्या बोल है आशिकी के? तो इसी बहाने हम आपकी कविता सुन लेंगे ना कि आप फिल्मी कविता कैसा है। ये बेसिकली फिल्म की सिचुएशन ये थी कि जब तुम हमारी ज़िंदगी में आए हो तो कैसे चीज़ें चेंज हुई हैं लाइफ, उसके ऊपर है। मुझे एग्जैक्ट तो अभी याद नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा था कि जैसे इस तरह के बोलते हैं कि इश्क है क्या यही आशिकी, तो इश्क है क्या यही आशिकी हम आगे लगा के सुना भी देंगे इसे। तो बड़ा अच्छा लग रहा है अरविंद भाई कि आपने बढ़िया फिल्म बनाई और काफ़ी आपके जीवन के संघर्ष हैं जो आपके लिए हैं। हाँ। इस फिल्म को आप जब देखेंगे तो हमारी बहुत सारी नज़में इसमें हैं। अच्छा। क्योंकि ये पोएट्रिकल फिल्म है। अच्छा। इसीलिए किसी क्रिटिक ने लिखा कि ये विजुअल पोएट्री लगती है, फिल्म नहीं लगती है। हाँ, ये फिल्म की शुरुआत इश्क पश्मीना एक्चुअली किताब का नाम है और वो किताब मेरी लिखी है फिल्म में। जो पढ़ती है वो किताब मेरा लिखा हुआ कलाम है वो पढ़ती है रेडियो पे। अच्छा। उस रेडियो पे जब वो सुनता है लड़का, क्योंकि ये तब की कहानी है जब मोबाइल्स हर जगह नहीं थे, तो लड़का जो साइको शांत होने लगता है। इसकी आवाज में जब अलग सी कशिश है और उस सदा को सुनकर वो उससे फिर मुतासिर होता है और कूल डाउन हो जाता है और इत्तेफाकन वो लड़की इसकी लाइफ में आ जाती है। देखिए कहानी इन्होंने रिवील कर दी चूंकि फिल्म रिलीज हो चुकी है। हाँ। लेकिन तब भी अगर इसका पूरा जायका और मजा लेना है तो आपको आई होप कि नेक्स्ट मंथ ये OTT पे आ जाएगी नेक्स्ट मंथ। तो बहुत अच्छा रहेगा कि हम नए साल में इसे OTT पर भी देखेंगे। तो भविष्य की योजनाएं भी पता चल गई और फिल्मों में आजकल का वर्तमान स्वरूप क्या चल रहा है और उसमें नए लोगों के साथ क्या चैलेंजेस आते हैं। बहुत से ऐसे फिल्में मित्रों उदाहरण भी हैं जो बीते समय में हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन बीते समय में ऐसी बहुत सी फिल्में रही हैं जिन्हें लोग अपने रियलिटी शो में और बहुत सारे जगहों पर बुलाना ही नहीं पसंद किया कि इन्हें बुलाया भेजा है, क्योंकि वो एक लॉबी जो है उसमें घुसना बिल्कुल वो थोड़ा मुश्किल सा होता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक बड़ा मजबूत सा दरवाज़ा बॉलीवुड ने लगा रखा है जिसकी बहुत सारी लेयर्स हैं। आपको इतनी नॉकिंग करनी है। हाँ, आपको नॉकिंग इतनी करनी है कि आपकी उंगलियों से हाथों से खून निकल आए और एक एक दरवाज़ा धीरे धीरे ब्रेक होता रहे। ये एहसास ना हो कि आप ब्रेक कर रहे हो, ये एहसास लगे कि आप खुलवाने की कोशिश कर रहे हो। तो जब आप इन परतों को खोलते हैं और वो आपको वार्म वेलकम करते हैं तो आप उनका हिस्सा बन जाते हैं। तो फिर आप जो करें सब अच्छा है। सब अच्छा है। हम उम्मीद करते हैं कि अब जो कुछ भी होगा बहुत अच्छा होगा, चूँकि शुरुआत हो चुकी है और ये शुरुआत भी अपने आप में धमाकेदार रही है। एक नाम आया है, एक शिनाख्त मिली है, न सिर्फ लखनऊ को, न सिर्फ अरविंद पांडे को, बल्कि फिल्म के नज़रिए को, टॉपिक को भी कि हम फिल्मों को अन्य तरीके से भी कैसे समझ सकते हैं। लव के अलग अलग एंगल बहुत सारे यश जी ने दिखाए, बहुत सारे और लोगों ने दिखाए, लेकिन कुछ अलग एंगल है इस फिल्म में भी। आप ज़रूर, आपको मौका मिले तो ये फिल्म देखिए। और आज हमारे साथ आप रेडियो जय घोष में जुड़े, बातें करने तो बहुत सारा मन है, चलते चलते जो आपके दिल में आए वो बोल दें। तो इसी के साथ हम फिर नहीं, ये आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने अपने इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया मुझे, ये बहुत खुशी की बात है और मेरी बहुत शुभकामनाएं कि ऐसा एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में एक नई पहचान बना रहा है अपना। नए टैलेंटेड को, जो प्रतिभाएं हैं उनको एक मंच दे रहे हैं आप। ये प्रोग्राम के जुड़े जो भी लोग हैं मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और ईश्वर करे कि ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम आप बनाएं। रही बात उसकी, तो आजकल एक बहुत चीज़ें चल रही हैं कि सिनेमा का सबसे बुरा दौर चल रहा है, खासकर बॉलीवुड का। मैं बार बार कहता हूँ कि हर दौर एक जैसा नहीं होता। निश्चित, समय परिस्थितियाँ बदलती हैं, हैं, अप डाउन्स होते हैं, लेकिन
मेरी नज़र में ये डायमंड एरा ऑफ सिनेमा है। डायमंड एरा ऑफ सिनेमा, जहाँ पे आप भी हीरो बन सकते हैं और हम भी बन सकते हैं और शाहरुख खान भी हीरो बन सकता है। बिल्कुल। यहाँ पर सिर्फ हीरो नहीं बन सकता, यहाँ पर एक्टर और कहानी हीरो बन रही है। इसीलिए मनोज बाजपेयी हीरो बन जाते हैं, इसीलिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी हीरो बन जाते हैं, इसीलिए संजय मिश्रा बन जाते हैं, पंकज कपूर बन जाते हैं, पंकज त्रिपाठी बन जाते हैं। पंकज त्रिपाठी बन जाते हैं। लेकिन एक वो दौर था कि जब हीरो ही हीरो बनता था, हीरो बनता था। ये बहुत बड़ी बात है कि यानी दर्शक से लेकर और फिल्म मेकर वो हीरोइज्म को खत्म कर रहा है, कहानी को आगे बढ़ा रहा है, और वो कहानियां दर्शकों तक पहुंच रही हैं, दर्शक उसको पचा रहा है, दर्शक उसका वार्म वेलकम कर रहा है। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है, सबसे बढ़िया चीज़ किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी, क्योंकि इंडस्ट्री में ये हमारे लिए बहुत इमोशन वाली बात होगी, उनके लिए एक प्रोडक्ट है जो अच्छा बनेगा, मार्केट में जाएगा, बिकेगा, रिकवरी होगी, आपको और ऑर्डर मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है। और ये सही एक मूल्यांकन है, एनालिसिस है कि इन समय जो दौर चल रहा है वो अच्छा दौर है। और एक अच्छी बात इन्होंने कही कि हमारे जैसे लोगों को भी हीरो बनने का मौका मिल सकता है, तो ये बड़ी खुशी की बात है कि अब हमारे जैसे को मिले और भी बहुत सारी प्रतिभाओं को मिले। मित्रों, बहुत सारे सवाल हैं जो मेरा अरविंद जी से करने का मन होता है कि लखनऊ का भविष्य क्या होगा, थिएटर के बच्चों का क्या आलम है, सिनेमा में, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। समय के अभाव के कारण आज हम आपसे यही अनुमति चाहेंगे, धन्यवाद देते हुए अरविंद जी का कि इन्होंने सिनेमा से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें कही। हमारे मित्र भी हैं और एक डायरेक्टर भी हैं, लेखक भी हैं, बहुत सारी बातें हैं, करने का तो दिल बहुत करता है। लेकिन आज मित्रों यहीं पर हम अनुमति चाहते हैं और बहुत जल्द आपसे अगले कार्यक्रम में हमारी मुलाकात होगी। अरविंद भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो करें अच्छा करें, नया नज़रिया पेश करें सिनेमा के फील्ड में और लोगों को अच्छी अच्छी कहानियां दें। यही जय घोष की, रेडियो जय घोष की शुभकामना है आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद जेबी भाई। और मुझे दुआओं की ज़रूरत है, खासकर दोस्तों की क्योंकि दोस्त वो है जो मेरे, एक छोटी सी लाइन में बोल देता हूँ, अगर एडिट ना हो तो बहुत अच्छा है। तो मैं समझता हूँ समय की मजबूरियाँ होती हैं कि दोस्त वो नहीं है जो आपकी गम में रोता है, दोस्त वो है जो आपकी खुशी में आपसे ज़्यादा खुश होता है। दोस्त वो है जो आपकी खुशी में आपसे ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि किसी दोस्त की टॉप को पचा पाना बड़ा मुश्किल है। 3 इडियट्स में देखा होगा आपने, ये आजकल तो अच्छी हमारी बात सक्सेस को अगर आप पचा रहे हैं तो आप सच्चे दोस्त हैं, हमारी सक्सेस को आप बुनबुना रहे हैं, यार कैसे हो गया, तो मुश्किल है। बड़ी अच्छी बात आपने कही है कि किसी की सफलता को अप्रिशिएट करना, उसे पचा ले जाना, एक सच में बड़ी दिलेरी की बात है। दोस्त रोना आसान है, लेकिन अगर एक सफलता मिलती है और दूसरे को भी अच्छा लगे, क्योंकि किसी को हजम नहीं होती जो बात इन्होंने कही, तो अच्छी बात है। अरविंद भाई, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और समय आपने निकाला रेडियो जय घोष के लिए, इस बात की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी के रेडियो जय घोष के स्टूडियो में आज हमने आपकी मुलाकात कराई फिल्म निर्देशक, कवि हृदयी और एक अच्छे सरल व्यक्तित्व के धनी अरविंद पांडे जी से। अगले अंक तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। अरविंद जी का हम धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं और आपका भी आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम को बड़ी तल्लीनता से सुनते हैं। रेडियो जय घोष के प्रति अपने प्रेम स्नेह को भी हमें ईमेल्स के जरिए और अन्य माध्यमों से अवगत कराते रहते हैं। ये प्रेम ऐसे ही बनाए रखिएगा, जुड़े रहिएगा रेडियो जय घोष के साथ। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।